तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री मैथमेटिक्स 01 के मॉड्यूल 1 का पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर लिया, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। मॉड्यूल 1 के कंटेंट में यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहले 2 चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है एंड इस वीडियो में हम अगले 2 चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन इन द फॉर्म ax² + bx + c। जब भी आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगी ax² + bx + c की फॉर्म में, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, तो आपको दिख रहा है x की पावर 2 है। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होती है इसको हम डिग्री भी कहते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक मतलब यू शेप, या तो हो सकता है ऐसे सिंपल यू हो, या तो उल्टा यू हो, या फिर ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर की तरफ जिस पैराबोला का मुंह होता है इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, एंड जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लाइक जब भी हम स्माइल बनाते हैं, ठीक है, तो हम मुंह ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हैप्पी वाला फेस ऐसा होता है, सैड वाला फेस ऐसा होता है, राइट। अब ये जो हैप्पी वाला है ये पॉजिटिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब भी हमारा ए पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ए का मतलब ये जो x² के साथ में लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट, जब भी ये बड़ा होगा 0 से, तब हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा। यानी कि पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है अपवर्ड पैराबोले को। ठीक है, वही नेगेटिविटी, यानी कि देखो यहाँ पे ये बुरा है ना, नेगेटिव चीज है, तो जब हमारा ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। आपको इसे एज ए फैक्चुअल डेटा याद रखना होगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई भी पैराबोला बनाते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन जो हम बना सकते हैं जिसके वजह से 2 हिस्से हो जाएंगे पैराबोला के, वो भी एकदम सिमेट्रिकल, इस टाइप की लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको दिख रहा होगा एक पैराबोला हमारे पास है ये रेड कलर का, एंड ये जो ब्लू वाली लाइन है कहीं ना कहीं ये इस पैराबोला को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, 2 इक्वल एंड सिमेट्रिकल हिस्सों को। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड दोनों एकदम सिमेट्रिकल, एकदम सेम है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन ये आपको याद रखनी होगी, x = -b/2। इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अगला देखते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का मतलब होता है जैसे ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये किस पॉइंट पे कट कर रही है हमारे पैराबोला को। तो आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन एंड ये जो रेड वाला पैराबोला है ये कहीं ना कहीं मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि एक्स और वाई। अब ये जो एक्स होता है ये तो आपका -b/2a के बराबर होता ही है, एंड वाई निकालने के लिए जस्ट आप ये एक्स की वैल्यू जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें पुट कर देना, निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, इसकी हेल्प से हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4x² + 2x + b। तो आपको दिख रहा है ना ax² + bx + c वाली फॉर्म में है ये, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ओके, अब इसमें हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। अब आपको पता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी हमने देखा है कि इक्वेशन क्या होती है, x = -b/2a। ठीक है, तो x = -b यहाँ पे क्या है, तो देखो b का मतलब है x के साथ में जो भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो -2/2, और a क्या है, a यानी कि x² के साथ में जो लिखा रहता है, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो इंटू में 4 कट डाउन करते हैं, तो 2 से 2 गया, यहाँ पे x = -1/4 आ गया। ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ओके, आगे ऑल्सो फाइंड वेदर द कर्व इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो आपको यहाँ पे अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा पैराबोला, ये देखना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो a है वो 4 है। ठीक है, a 4 है, एंड ऑब्वियसली अगर 4 है तो मतलब 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव है। जब भी आपका a 0 से बड़ा होता है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपवर्ड बनेगा, राइट। चलो, व्हाट वुड बी द वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा हमें ये देखना है। तो वर्टेक्स मैंने भी आपको बताया था कि ये कोऑर्डिनेट होता है x, y। तो यहाँ पे आपका जो x होता है वो तो -b/2a के बराबर ही होता है, यानी कि ये तो आपका -1/4 ही आएगा, राइट। अब आपको y अगर चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको पुट कर दोगे इक्वेशन में। तो आपके पास ये मेन इक्वेशन तो आई ना 4x² + 2x + 5 वाली, आप इसमें ही x की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, देखो 4x² + 2x + 5 है। ओके, x की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है -1/4, आप जस्ट इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, ये y = ये पूरी इक्वेशन ऐसे दिखती है। ठीक है, तो y आप स्केल से निकाल सकते हो, तो 4 × में -1/4 का स्क्वायर
प्लस 2, एक्स की जगह यहाँ पे भी -1/4 प्लस 5, ठीक है। तो आप इसको रिजोल्व कर सकते हो, 4 1/16, ठीक है, -2/4 प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल 19/4 आएगा, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू भी दिख गई, तो आप यहाँ पे जस्ट लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, प्लस 19/4, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल ली है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। तो यहाँ पे भी हमें वर्टेक्स ही निकालना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू, जहाँ पे आपका एक्स तो आपको पता है कि -b/2a के बराबर होगा, ठीक है। एक्स आपका -b/2a के बराबर होगा, तो यहाँ पे -b/2a दिखता है। तो -b आपका एक्स के साथ में जो लिखा रहता है वो होता है, तो यहाँ पे 4 है, राइट। और 2 और a यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा रहता है वो होता है, तो ये 2 है, ठीक है। तो ये आपका देखो 2 2 4 और 4 से मतलब ये पूरे कट गए तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रही है कि -1 है, ठीक है। अब आप x की वैल्यू को इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको y मिल जाएगा, ठीक है। देखो y = 2, x की जगह -1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे -1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा -1,3, ठीक है। सेम अप्रोच हम अगले क्वेश्चन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो लिखते हैं। तो एक्स और वाई हमें निकालना है। एक्स हमें पता है कि -b/2a के बराबर होता है, ठीक है। तो -b यहाँ पे होता है एक्स। अच्छा देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा गेम करा हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को बाद में लिखा गया और एक्स वाले को आगे लिखा हुआ है, तो आपको इसका ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको हमेशा सेम फॉर्मेट ही अपनाना है, ठीक है। तो लेट्स से कि हम इसको उस साइड भेज दे रहे हैं, ठीक है, 0 के उस तरफ। तो 4x², इसको भी उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5x, एंड 10 को भी उधर भेज देंगे तो -10 = 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने माइनस को यहाँ पे कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नई क्वेश्चन की बन के आ गई है, ठीक है। जस्ट हमने क्या करा है, इन सबको उठा के उस साइड फेंका, या फिर आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि हमने माइनस को कॉमन लेके हटा दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे लगा सकते हैं x = -b/2 है, तो -b आपका पास 5 है, 2 a आपके पास 4 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया है -5/8। चलो ये तो -5/8 आ गया। अब y निकालने के लिए जैसे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो y = 4, x की जगह हम लिख देंगे -5/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5, x की जगह यहाँ पे भी अगेन लिखेंगे -5/8 -10, ठीक है। अब इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे अच्छे से, तो आपके पास यहाँ पे -740/64 आएगा। जस्ट एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। थर्ड पार्ट में चाहूँगा कि आप इसको एज अ होमवर्क लें एंड इसको सॉल्व करके इसका प्रॉपर सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में लिखें अच्छे से, एंड जिसका भी आंसर सही होगा वो मैं विन करूँगा, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कहीं ना कहीं एक तरह से इंटरेक्ट रह पाएँ, ठीक है। आपके पास खुद भी कुछ करने के लिए रहेगा। चलो स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम स्लोप कैलकुलेट करते थे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है ax² + bx + c। तो आपको मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में कि f(x) जो होता है इट इज़ नथिंग बट y, ठीक है। y को ही हम f(x) भी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो स्लोप होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो होता है 2ax + b, ठीक है। अब ये आया कैसे, ये जस्ट आया है आपके ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करके। अगर आप मैथमेटिक्स डोमेन के तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप इसको एज ए फैक्चुअल डेटा लेके आप इसको याद रख लो, ठीक है, कि स्लोप आपकी 2ax + b के बराबर होती है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक, तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें बतानी है कि क्या होगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्लोप, ठीक है। तो देखो जस्ट फॉर्मूला में पता ही है, स्लोप को यहाँ पे भी हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो m = 2ax + b, ठीक है, ये लगा दिया। तो 2a आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, x का x ही लिखेंगे प्लस b आपके पास यहाँ पे x के साथ में जो लिखा रहता है उसको b कहते हैं, तो ये 25 है, ठीक है। तो आपके पास ये ओवरऑल आ गया 6x + 25, ठीक है। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास b है ही नहीं, ठीक है। देखो स्लोप लिखते पहले 2ax + b होता है फॉर्मूला, राइट। तो 2a आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, x² के साथ में जो भी लिखा रहता है वो 1 होता है, वो a होता है,
ठीक है, फिर एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बी है ही नहीं। बी क्या होता है? बी वो चीज होती है जो एक्स के साथ में लिखी रहती है। यहाँ पे एक्स वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए पता बी 0 है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 2x। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। तो देखो सेम अप्रोच लेंगे, 2ax प्लस बी। तो 2a आपका एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा रहता है वो होता है, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे -10 है, एक्स एज इट इज, और प्लस बी। बी आपका होता है जो हमारा एक्स के साथ में था, यानी कि 5। चलो, तो ये आपका ओवरऑल सॉल्व करने पे आ गया -20x प्लस 5। फोर्थ वाला देखते हैं। तो m इक्वल टू 2ax प्लस बी, यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो 2a होता है आपका जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा रहता है वो, यानी कि 1x प्लस बी आपका वो होता है जो एक्स के साथ में लिखा रहता है, तो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, राइट। तो 2x - 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, एंड आपको हर एक चीज़ समझ आ रही है। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी समस्या दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे बेझिझक जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको पूछना है, लिख सकते हो। ठीक है, रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप जो हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, या फिर जीरोस निकालने के लिए आते हैं। अब ये रूट्स या जीरोस होते क्या है? तो ऐसी एक्स की वैल्यू जिससे हमारा पूरा फंक्शन 0 के इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रूट्स और जीरोस। ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ एक्स थ्रू विच होल इक्वेशन बिकम इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये करने के लिए, ठीक है, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू ले, इसको ही हम कहते हैं रूट्स और जीरोस फाइंड करना। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही तरीके कहीं ना कहीं अपने बचपन में अपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट स्टिल हमें क्योंकि सारी चीज़ें कवर करते हुए चलनी, तो हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये 3 मेथड होते हैं, सॉल्विंग बाय फैक्टरिंग, ठीक है, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हर जगह वैलिड होता है। तो एक एक करके तीनों मेथड समझते हैं। सो पहला वाला है सॉल्व बाय फैक्टरिंग, ठीक है, इसको हम स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, तो इसमें हमें जस्ट स्प्लिटिंग करनी होती है। ठीक है, तो देखो एक बार समझते हैं। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो x² प्लस 2x, 24 को आप उस साइड ले जाओ। ठीक है, आपको इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे ही आपने करा, अब आप यहाँ पे क्या करो, आपको जो भी आपका लास्ट में लिखा रहता है, जो भी आपका नंबर होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे x² के साथ जो भी नंबर लिखा रहता है उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो 1 है, ठीक है, तो 24 × 1 कर दिया तो 24 ही आ गया। अब 24 को आप फैक्टर निकालो एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, तो 2 12 2 6 2 3 3 1। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे प्लस माइनस करने पे आपके पास कहीं ना कहीं 2 आ जाए। ठीक है, प्लस करने से या माइनस करने से प्लस 2 आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है। तो देखो 2 2 जब 4 होता है, 3 2 जब 6 होता है, तो 6 में 6 और 4 है ना, अगर 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं। अब इसको हम वैसी फॉर्म में लिख देंगे, x² प्लस जो भी बड़ा तो इसको पहले लिखते हैं, यानी कि 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2x को कन्वर्ट कर दिया 6 - 4 के फॉर्म में। ठीक है, तो 6 - 4 करोगे तो 2 ही आएगा ना, तो जस्ट हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग करिए। अब यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप कॉमन निकाल दिया तो आप देखोगे x - 6 ही आएगा, राइट। अब देखो x प्लस x प्लस 6 आएगा। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास x - 4, ठीक है, x - 4 और x प्लस 6, ये दो लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ लिख दोगे इक्वल टू 0। अब जस्ट आप इन दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो देखो x - 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, और ऐसे ही x प्लस 6 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -6 आएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ चुकी है, 4 एंड -6। अब इन दोनों वैल्यूज को जब भी आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पूरी इक्वेशन 0 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यही रूट्स या फिर आप देख सकते हो जीरोस है। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। तो इस वाले को भी देखते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा 6 है। ठीक है, तो लास्ट वाले को देखा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे 1 ही है, तो 6 1 6। ठीक है, इसको भी हम एक बार करते हैं। तो देखो 6 2 3 3 1। अब देखो 2 + 3, ये डायरेक्ट हमारे पास 5 आ रहा है, राइट। तो लिखते हैं x² प्लस जो भी बड़ा तो इसको हमेशा पहले लिखना है। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो वो तक लिख लेंगे। x को कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस यहाँ पे इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 3। अब देखो x प्लस 2 एक साथ हो गया एंड x प्लस 3 एक साथ हो गया। 2 + 3 = 6, 6 + 2 = 12 ठीक है, तो 12 एक साथ हो गया
इक्वल टू 0 ये चल ही रहा था। तो यहाँ पे जब आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे और x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x की दो वैल्यू देखने को मिलेगी, -2 और -3। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ये वाला आप एज अ होमवर्क लो। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका ये होमवर्क हो गया, आपको इसको करके कमेंट सेक्शन में लिखना होगा आंसर। अब ये वाला देखते हैं, तो देखो 4x² प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले ये वाली फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर ली। अब आपको दिख रहा होगा कि 9 को हम यहाँ पे x² के साथ में जो भी नंबर है उससे करेंगे, तो 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 36 को फैक्टर करना है, तो 36 को करते तो 3 से लिखते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये हो गया 12। ठीक है, अच्छा तो ये तो डायरेक्ट बनी, देखो 12 बन जाए 12, तो 12 और 3 जब 12 में से 3 जाते हैं तो 9 आता है ना। तो आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन अपने मन से बनाने होंगे, देखने होंगे। ठीक है, देखो 4x² प्लस 9x को हम लिख सकते हैं 12x। ठीक है, 12 माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x को कॉमन लिया तो x प्लस 12, -3 को कॉमन लिया तो x, सॉरी x प्लस 12 नहीं था, x प्लस 3 होगा ना। ठीक है, ऐसे ही ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि 4x माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू देखने को मिल रही है, 3/4 एंड -3। ठीक है, तो ये हमारे जवाब हो गए, इसके सोल्यूशन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रूट्स या फिर जीरोस। ठीक है, चलो अगला मेथड है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को हमने लिया और इस बार हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, ये बेसिकली उन जगह पे यूज होता है जहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं होता है। ठीक, तो आपको पहले कोशिश करनी है कि फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व कर लिया जाए। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कौन सा मेथड को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम आपको ये करना है, यहाँ पे 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है। स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि आपको ए को खाली करना पड़ेगा, मतलब आपके साथ में यहाँ पे जो ए होगा वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x² के साथ में हमेशा 1 लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x² के साथ में कोई भी नंबर और लिखा ना हो। अब आपका जो b होगा, आपको b का आधे का स्क्वायर लेना है और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपकी इक्वेशन से। देन आपको सेटअप करना होगा और सॉल्व करना होगा। आई नो आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन गिवन है, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ax² प्लस bx और ये c। ठीक है, तीनों लोग यहाँ पे हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि स्टेप नंबर 1 ए आपका अलोन होना चाहिए, यानी कि ए आपका 1 होना चाहिए अकेले। ठीक है, ए के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ए तो 1 है, तो स्टेप नंबर 1 तो डन हो गया। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 बी का आधा करो, तो बी आपके पास यहाँ पे 2 गिवन है। ठीक है, तो 2 का आधा कितना होता है, 2 का जब आप आधा करोगे तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो 2 का आधा 1 होता है, आप इसके स्क्वायर को, ठीक है, देखो बी का आधा करा और फिर उसका स्क्वायर करा। ठीक है, तो देखो 2 का आधा 1 और 1 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, अब 1 के स्क्वायर को एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। चलो लिख लिया, इक्वल टू 24। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर जो है, ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर डिनोट कर रहा है। तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, जहाँ पे हमारे पास a जो है वो x है और जो b है वो 1 है। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है, जो भी स्क्वायर में लिखे रहते हैं नंबर, वो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, अगर आप x प्लस 1 के स्क्वायर को खोलोगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो 1 के स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, राइट। वो साइड अंडर रूट ले लेंगे तो ये x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि √5 हमारे पास, जैसे अपने वो साइड अंडर रूट लिया तो ये तो यहाँ पे तो स्क्वायर गायब हो गया और यहाँ पे √25 बन गया होगा। √25 आपका -5 या +5 के बराबर हो सकता है, राइट। अब आप एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 5 और x प्लस 1 इक्वल टू -5, दोनों केसेस आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू देखने को मिलेगी 4 एंड -6। ठीक है, तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करो, इन स्टेप्स को लिख के सॉल्व करके ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएंगी। स्टेप नंबर 1, ए यहाँ पे 1 होना चाहिए, ए के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ होगा तो हम उसका जुगाड़ करेंगे, उसको हटाएंगे। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें समझेंगे। ठीक है,
स्टेप नंबर 2, बी का आधा करो, ठीक है, जो भी आपके पास बी नंबर दिया हो उसका आधा करके उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन में, ठीक है। देन आप सेटअप करो, यानी कि इक्वेशन वगैरह बनाओ ऐसे होल स्क्वायर वाली फॉर्म में, एंड देन सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिले। तो आपको दिख रहा है इस वाले केस में यहाँ पे जो हमारा ए है वो 1 नहीं है, सही का। इस वाले केस में हमारा जो ए है वो 1 नहीं है, वो 4 है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे बाई 4, ठीक है। तो देख 4 से जैसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, यानी कि इसको भी डिवाइड करा, इसको भी करा एंड इसको भी करा, तो यहाँ पे तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स कर। तो अब हमने देखो अपने मनपसंद फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे लिए नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ए को 1 बना लिया, ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं, बी का आधा करते हैं, तो 9/4 है इसका आधा, तो 9/4 का आधा का मतलब है इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका आधा निकल जाएगा इससे। 9/4 का आधा होता है 9/8, ठीक है, ओके। तो 9/4x, अब एक बार इसको हम, अच्छा 9/8 करने के बाद इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी बन रही है ए प्लस बी से होल स्क्वायर की, तो देखो एक्स प्लस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो भी यहाँ पे स्क्वायर में लिखे रहते हैं ना, आपको उनको ही लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर के बाद में नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव में लिया, तो एक्स प्लस 9/8 का होल स्क्वायर है। जब आप इसको रिजोल्व करोगे तो आपको ये हाईलाइट पार्ट जो है यही मिलेगा, ठीक है, ओके। अभी इक्वल टू 9/4 प्लस इस वाले को उधर भेज दिया, तो 9/8 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखो अब लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा इसको पूरा एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 225/64, ठीक है, ओके। चलो तो अब हमारे पास जो नई इक्वेशन है, मतलब करंट इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिख रही होगी, एक्स प्लस 9/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 225/64। वो साइड रूट लेंगे तो एक्स प्लस 9/8 हो जाएगा, ठीक है, रूट लेने पे स्क्वायर गायब हो गया। एंड यहाँ पे भी जब रूट लेंगे तो ये 225 है, 225 किसका रूट होता है 15 का, अपॉन में 64, 64 किसका होता है 8 का, और ये ऑब्वियसली प्लस माइनस में फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो साइड हमने रूट ले लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक्स प्लस 9/8 इक्वल टू 15/8, एक पहली इक्वेशन ये, और एक्स प्लस 9/8 इक्वल टू माइनस 15/8, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। आप दोनों को रिजोल्व करोगे तो एक साइड आपके पास वैल्यू मिलेगी -24/8 और एक जगह आपको वैल्यू मिलेगी 6/8, ठीक है। कट डाउन करेंगे तो 3/2 एंड -3, ठीक है। तो आपको पास यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ चुकी है, एक है 3/2 और एक है -3, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब मेथड 3 देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखने के बाद हम प्रायोरिटी ऑर्डर समझेंगे कि किसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, कौन सी मेथड को, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारा एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने पीछे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा है आप वो सारी इक्वेशन इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ठीक है। अब आप अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको अगर आपका रूट चाहिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। अब ये जो √b²/4ac है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये b के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये रूट नहीं आता इसमें, इसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है, ओके। b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसकी वजह से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ये जो b² - 4ac है 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास यहाँ पे x की 2 रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 रियल वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 2 रियल वैल्यू थी, चलो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, 2 रियल वैल्यू मिलती है। अगर आपका x एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको एक ही रियल रूट मिलता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 2 इक्वल रूट मिलते हैं, मतलब दोनों 2 x की वैल्यू जो आएंगी वो दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। आपने देखा कि x की हमेशा जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं
तो एक्स की 2 वैल्यू आती है, ठीक है। बट अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो ये जो 2 वैल्यू आ रही है ये दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी, जिसको हम कह सकते हैं 1 रियल रूट या फिर 2 इक्वल रूट, ठीक है। अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी कोई भी रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो रियल रूट एक ही बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन के से सोल्व करते हैं तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये मेन फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, ठीक है। मैं इसको डी बोल दे रहा हूँ। चलो अब भैया इतना सब कुछ बता दो दिया, सोल्व भी तो करके दिखाओ। बिल्कुल करते हैं, चलो। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप हमें रूट निकालने हैं, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हम पे कोई ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम किससे सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि पहले वाले को मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलो 5 2 जा 10, तो 10 को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 10 आपका हो सकता है 2 5 5 1, तो आपको दिख रहा है 5 में से 2 गए तो 3 आता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा बन सकता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो 2x² माइनस 5x, तो मैंने आपको बताया ना जो भी नंबर पड़ा था उसको पहले लेते हैं। तो माइनस 5x प्लस 2x, अब देखो माइनस प्लस अपने हिसाब से लेना ताकि आपके पास -3 देखने को मिले, ठीक है। चलो -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लिया, तो x को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी हम करते हैं ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो मैंने एरर करा क्या, नहीं, तो यहाँ पे काम करते 1 को कॉमन ले लेते, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 5 के बराबर, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 और 2x माइनस 5, ये आपके पास 2 ब्रैकेट बन गए इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करोगे 0 से तो x की वैल्यू पहले वाले ब्रैकेट से आएगी -1, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले को सोल्व करोगे तो -5 उधर जाएगा तो 5 और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू क्या देखने को मिली आपके पास, x इक्वल टू -1 और 5/2, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। चले अगला देखते हैं अब हम, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ ये वाला आप इसको एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना है एंड मेरे को इसका जवाब बताना, ठीक है। थर्ड वाली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हमने देखा था, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, पहले तो इसको अच्छी वाली फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। 3x² को साइड भेजेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर माइनस का ना उस साइड भेज के हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो 0 के उस साइड पे का तो ये 3x² हो गया, 5x को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, एंड ये ऑब्वियसली ये जो +12 है ये -12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। आपके पास ax² प्लस bx प्लस c तीनों लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो x क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b आपके पास गिवन है -5, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। -b, अब यहाँ पे हमें प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट b², ठीक है। तो b² यानी कि आपका -5 का स्क्वायर हो गया, -4ac, तो a आपके पास 3 है और c आपके पास -12 है, ठीक है। अपॉन में 2a करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपॉन में हम 2a करते हैं, ठीक है। 2a आपके पास यहाँ पे गिवन है 3, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, अब देखो -1 का स्क्वायर करें तो 25 आया, -4 थी 12, और अच्छा देखोगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। और देखो 12 3 से 36 एंड 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 36 को 4 से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 144, ठीक है। 144 अपॉन में 3 2 जा 6। चलो अब आगे सोल्व करते हैं, तो 5 प्लस माइनस, अब देखो ये रूट जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 169। 169 आपको पता है कि 13 का कहीं ना कहीं स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13/6, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो x इक्वल टू 5, एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं 5 + 13/6, और एक बार माइनस के साथ लिख लेते हैं 5 - 13/6, ठीक है। तो
पहले वाले एक्स के सॉल्व करेंगे तो 13 और 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18/6 यानी कि एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एंड अगला वाला सॉल्व करोगे तो 5 में से 13 गया तो आपका हो जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा माइनस, ओके 13 में से 5 गया 3 2, -8/6। ठीक है, कट करोगे तो -4/3 आएगा। तो एक्स की दो वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 3 एंड -4/3। ठीक है, तो ये लो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलो अब ये जो लास्ट वाला ये भी सेम इसी मेथड से होगा, तो इसको भी एज अ होमवर्क ले लो एंड इसका जवाब कमेंट में बताना। चलो ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट और नॉट। अब टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इस केस में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि किसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। पहले वाला केस देखते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b² - 4ac फॉर्मूला होता है, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। केस नंबर 1 में करेंगे तो आपके पास यहाँ पे b है -3। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, एक्स के साथ में लिखा हुआ है। ठीक, -4, a आपके पास यहाँ पे 1 है एंड c आपके पास 4 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे आ रहा है -7 विच इम्प्लाइज ऑफ डेस्ट कि, मतलब ये हमको ये इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश नहीं बोल जा रही, क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। एंड अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसके पास दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे, इवन इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लाइज बोलना था, खाने क्या होगा, बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है, चलो कोई ना, सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में भी हमको यही सोल्व करना है। ठीक है, तो सब में मतलब यही करना है। चलो देखते हैं। तो 2x² + x - 1 है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 2 -1। इसको सोल्व करोगे तो 9 आएगा, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव है। एंड अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगले दो इसको आप एज अ होमवर्क लो एंड कहीं ना कहीं इसका जवाब देना। ठीक है, ओके, अब ये मत कहना कि भैया आप हमको इतना सारा होमवर्क क्यों दे रहे हो, इतने अलग अलग क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। देखो मैं इसलिए दे रहा हूँ ना ताकि मुझे भी आइडिया लगता रहे कि आप ये सब क्वेश्चन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा आप करोगे, जितना ज़्यादा आप इंगेज रहोगे वीडियो के साथ, जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे बोन को और ज़्यादा स्ट्रांगनेस मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं इससे मेरे को भी आइडिया लगता जाएगा ना कि मेरे को किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, चलो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पास इक्वल रूट होना चाहिए। अब इक्वल रूट देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ओ डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है b² - 4ac। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो b² आपका यहाँ पास -k का स्क्वायर हो गया, -4 a आपके पास यहाँ पे 2 है, c आपके पास यहाँ पे k है, इक्वल टू 0। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो k² - 8k इक्वल टू 0। तो k को जब आप कॉमन निकाल लोगे तो k - 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार k इक्वल टू 0 है और एक बार k - 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 किया। तो एक बार आपके पास k की वैल्यू 0 है एंड एक बार आपके पास k की वैल्यू 8 है। तो 0 और 8 दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन ये देन द वैल्यू ऑफ k इज, ओके हाफ अगर इसका रूट है इसका मतलब हाफ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह तो कहीं ना कहीं पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आएगी। ठीक है, पुट कर देते हैं। हाफ का स्क्वायर प्लस k हाफ -5/4 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -5/4 को उधर भेजेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस k/2। ठीक है, अब 1/4 को भी उधर भेज देते हैं। तो 1/4 को उधर भेजेंगे तो 5 - 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इससे हमने काटा तो 2 आ गई। ठीक है, 5 - 1 4 आएगा, 4/2 यानी कि 2 आपका ओवरऑल आंसर आएगा काट पीट के सारा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब इसके साथ ही हमने चैप्टर 1 ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे आपके IIT के ऑफिशियल लेक्चर्स ने करा है उतना ही सिंपल वे में मैं कोशिश करूँगा आपको ये समझा सकूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल होंगे, यहाँ पे कोई नंबर होंगे एंड कहीं ना कहीं एक तरह से इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax + b, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे a क्या है, a और b क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल्स है।
नंबर है, ठीक है। वही एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। सॉरी, ए और बी कांस्टेंट होते हैं और एक्स वाई जेड ये सब जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिला के कोई एक्सप्रेशन जब भी हम फॉर्म करते हैं उसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इन्होंने इस फॉर्म में दिया है, बट बच्चे इस फॉर्म को देख के घबरा जाते हैं। और मैं आपको कहूँगा आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, आप उसको जस्ट इग्नोर करो, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हो अभी, तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको एक चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ए के साथ में जो भी एक्स की पावर होती है वो लगातार डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 0 है इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। सेम वे में आप जब क्वाड्रेटिक वाले को देखोगे तो एक्स की पावर 2 है, देन 1 हुई, देन यहाँ पे 0 मतलब गायब ही हो गई। अब ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन जो होती है 3 2 1 एंड 0, तो यहाँ पे लगातार एक्स की पावर जो होती है वो डिक्लाइन करती रहती है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जहां पे आपके वेरिएबल की पावर लगातार डिक्लाइन करेगी उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है आपको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो लगातार डिक्लाइन करने से, ठीक है, मतलब डिक्लाइन करनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए लगातार। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास इसी फॉर्मेट में लिखा हो, या ऐसे भी हो सकता है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब लिखा हो, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इतना दिखना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं इसी अंतर में है, ठीक है। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल को हम कहेंगे, आप कह सकते हैं से डिवीजन कर लें, तो क्लासीफाई करेंगे। पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, जो भी आपका अल्फाबेट्स होता है मैथमेटिक्स में, उनको हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है। अब देखो 3 टाइप के होते हैं या फिर मतलब कई सारे हो सकते हैं, देख लो। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास एक ही टाइप का वेरिएबल होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स वाई जेड में से कोई एक ही वैल्यू होगी। लेट से एक्स है, ठीक है, मतलब कोई भी अल्फाबेट की एक ही वैल्यू होगी आपके पूरे एक्सप्रेशन में। तो आपको दिख रहा है इस वाले पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, यानी कि एक्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट होना एक ही चाहिए। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि एक्स और वाई दो लोग हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन मोर देन टू वेरिएबल का मतलब दो से ज्यादा लोग होंगे, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं। अब आप मोर देन टू में आप पॉलिनोमियल इन मोर देन टू कर सकते हो, बट 4 5 6 7 10 ऐसे जितना मर्जी आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो हम अभी क्या नाम है एकदम एलिमेंट्री लेवल पे, एकदम बेस लेवल पे समझ, तो इसलिए हम 1 to 1 मोर देन टू वाली कैटेगरी में डिवाइड करें, ठीक है। एक्स वाई जेड में से एक ही अगर आपके पास अल्फाबेट है पूरे इक्वेशन में तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है एक्स और वाई दो लोग हैं, तो यहाँ पे टू वेरिएबल वाला कहलाएगा। एंड अगर दो से ज्यादा है तो थर्ड वाले में आएगा, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लेट्स से हमारे पास ये है वाई क्यूब प्लस 2x प्लस 6। चलो एक्स बोल दिया, तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये मैं पूछूंगा आपसे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो क्या है। अब आप बोलोगे कि भैया ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, वाई है एंड एक्स है, ठीक है। ओके, बड़े समझदार हो यार आप तो। चलो अगला देखते हैं, एक्स वाई जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड डब्ल्यू। अब आप मुझे इसका बताओ, ये पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ में एक डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल हो जाएगा, या फिर आप इसको पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल में काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको देखना है कि कितने टाइप के यहाँ पे अल्फाबेट प्रेजेंट है आपकी इक्वेशन में, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर को कहता है, ठीक है। पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब एग्जाम्पल के हेल्प से तब समझते हैं ताकि हमको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। कंसिडर अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास दो वेरिएबल वाला कोई पॉलिनोमियल है, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई दो लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे डिग्री पूछ रहा है वेरिएबल इन द टर्म, अब देखो सिर्फ इसमें पूछा गया, जिसमें पूछा जाएगा हम सिर्फ उसका बताएंगे। तो इसमें हमसे पूछा गया कि एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 4, यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो आप देखो कि मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपको दिख रहा है कि 5 बड़ा है, 5 मैक्सिमम पावर है, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट था। अब अगला देखो, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 10, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये पूरा इन दोनों में, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इन दोनों में से मैक्सिमम पावर किसकी है, ठीक है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पावर ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम पावर है
वो 10 है, तो इसलिए इसका जवाब 10 है। ठीक है, तो ईजी है ना, जो आपसे पूछा जाएगा जस्ट आप इसको ही देखना और कुछ नहीं देखना आपने। कंसिडर अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब ये पूरी हमको इक्वेशन दिया है, ठीक है, पूरे का पूछ रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ द टर्म मींस, अब आप यहाँ पे जल्दबाजी मत करना। अगर पूरे क्वेश्चन का पूछ रहा है तब आप किसको अलग अलग टर्म के हिसाब से देखोगे। लाइक इसमें 3 है, मैक्सिमम पावर है इसमें। अब मैक्सिमम पावर ये पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 5 + 4 9 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 9 आएगा। ठीक है, जब भी आपसे पूरे पोलिनोमियल का पूछे तो वहां पे आप ऐसे इसे गोले बना के इनको करोगे। ठीक है, यानी कि पहला वाला आप देखोगे देन दूसरा वाला देखोगे, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ सबको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। लेट्स से कि हमारे पास ये है 4x² + 3xyz² + 6x³ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 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 तो भाई, ठीक है, मतलब इसमें आप बताओ कि यहाँ पे डिग्री कितनी है पूरे एक्सप्रेशन की, पूरे पोलिनोमियल की। ठीक है, पूरे पोलिनोमियल की अगर आपसे पूछ रहा है तो आप देखो, गोला बनाओ, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, बहुत अच्छे। गोला बनाओ, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है देखो 1, इसकी भी 1 और इसकी 2, तो जोड़ोगे सबको 2 3 4, इसकी 4 है, इसकी 3 है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम कौन है 4, तो आपका ओवरऑल आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे देखना है। ठीक है, या फिर और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 4x³ + 3xy + 2xyz। ठीक है, तो मैंने आपको ये दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम डिग्री बताओ, मैक्सिमम डिग्री इन 3xy, तो इसमें कितना होगा। सिर्फ आपको अगर आपसे एक का ही पूछा जा रहा है तब आप इसमें देखोगे कि मैक्सिमम किसका है। इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास एक ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम डिग्री इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब पूरी इक्वेशन। जब भी आपसे पूरी इक्वेशन पूछेगा तो आप ये गोला गोला करोगे। ठीक है, गोला बना के इसमें मैक्सिमम पावर कितनी 3, चलो बहुत बढ़िया। इसको गोला बनाया, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 और 1 दोनों को मिला के 2, इसमें कितनी है 1 1 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 मैक्सिमम है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, आपको ध्यान देना है। जब इंडिविजुअली टर्म में पूछेगा तो आपको इंडिविजुअल लेना है, जब आपसे पूरा पोलिनोमियल पूछेगा तो आपको यहाँ पे कंबाइन करना होगा। ठीक है, चलो अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लेना होगा। ठीक है, अब देखो द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल जैसी कोई चीज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि x की पावर किसी की 0 और उसको हम पोलिनोमियल बोल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 का बेसिकली मतलब 1 होता है, तो ये तो एक नंबर हो गया ना। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं फर्दर डिवीजन, देखते हैं। देखो, तो जिसमें डिग्री 0 होती है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि ये सीधे सीधे नंबर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होंगे। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो हमेशा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब ठीक है, नंबर आएगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल वाला देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में यहाँ पे आपके पास आपको दिख रहा होगा कि x की पावर मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक वाला देखते हैं, तो यहाँ पे इस पूरे में x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है। ठीक है, ये कॉमा लगो, ये अलग अलग चीज़ें। इसमें x का क्यूब है, इसमें x का क्यूब है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में 4 होनी चाहिए मैक्सिमम पावर। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि इस बार मेरे पास जहाँ पे मैं जनरली रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे वो जगह भी फ्री नहीं है, तो मैं दूसरी जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड नॉइस फेस करनी है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिमूव कर दूँ एडिटिंग के टाइम, बाकी देख रही हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो देखो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 बेसिक कैटेगरीज है जिसमें हम डिवीजन करते हैं। इसके बाद वाले जो होते हैं उनको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जैक्ट नाम ही पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब आपके पास एक ही टर्म होना चाहिए। देखो x की पावर 10 एक ही टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, मतलब एक ही इंसान प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो x + 4 ये पूरा एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो बाइनोमियल में यहाँ पे 2 लोग होंगे, तो आपको दिख रहा है x की पावर 10 + 10, यहाँ पे ये 2 लोग हैं। ठीक है, देखो 5 + 4 आपका 9 होता है ना, तो ये एक ही आ रहा है। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं बताते हैं। अब देखो 6x की पावर 9 - x², तो आपको दिख रहा है इस पूरे पोलिनोमियल में 2 लोग हैं। ठीक है, बेसिकली जो गोला गोला मैं बनाता हूँ ना, वही आपको देखना है कि अगर एक से ज्यादा है मतलब कितने हैं। अगर एक है तो मोनोमियल, अगर 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 लोग हैं तो ट्राइनोमियल। ठीक है, सेम मेथड आप अगले वाले पे अपना सकते हो। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, ट्राइनोमियल वाला समझते हैं। ठीक है, तो देखो x की पावर 10 x² + 10,
तो आपको दिख रहा है इस पूरे पोलिनोमियल में 3 लोग हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एक ये और एक ये, ठीक है। 3 लोग हैं तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। आप इस वाले एक्सप्रेशन को भी देख सकते हो, इवन आप कोई सा भी एक्सप्रेशन देखोगे इसमें 3 लोग होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि 4x³ 2x² + 10 3x² + 5 + 6 मतलब +10 और 6x³ + 6yz + 3yz। अब आपको इन चारों केसेस में मुझे बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, ठीक है। चल, तो पहले वाला आपको दिख रहा है कि एक ही इंसान इसमें प्रेजेंट है, तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल। इस वाले में आपको दिख रहा है कि 2 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अगर 2 लोग प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये हमारा सॉरी मैंने गलती कर दी, पहला वाला मोनो होगा, ठीक है, मैंने बाइक लिया था, ठीक है, उसमें एक ही है तो इसलिए मोनो है, ठीक है। सेकंड वाला बाइनोमियल हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला अगर आप ट्राइनोमियल आप बोल रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 + 10 यहाँ पे 15 होता है, तो आपके पास ये 3x² और 15 2 ही लोग हैं, तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसे मत कर जाना, ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चन एक बार देखना होगा, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल का काउंट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट वाले में यहाँ पे 3 लोग हैं, तो यहाँ पे यानी कि ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या क्या अलजेब्रा लगा सकते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px यानी कि a1 का x² + b1x + c1, या हमने अपने मन से कुछ भी ले ली क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके पास qx है तो आप जहाँ ये क्वेश्चन है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जस्ट सिंपल जिसमें ऐड करना है उसमें करना है, ठीक है। देखो x² में x² वाली चीज ही ऐड करनी है, ठीक है। तो देखो x² के साथ में हमने a1 और a2 था इसलिए हमने इनको ऐड करा। x³ वाले यहाँ पे एलिमेंट 1 है और उसमें है ही नहीं, तो आप 0 मान सकते हो कि 0x³ है, तो 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही अगला समझते हैं। अब ये देखो x के साथ में यहाँ पे क्या है b1, x के साथ में यहाँ पे b2 है, तो b1 और b2 को ऐड करोगे। अब यहाँ पे c1 और c2 को तो आपको ऐड करना ही है, ठीक है। हो सकता है आपको ना समझ आया हो, इसलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इस वाले को मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ। चलो, तो पहली बात हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन, तो px हम लिख देते हैं x³ + 3x² + 5x - 10। अब लिखते हैं qx, ठीक है, तो qx लिखेंगे। अब देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेम एलिमेंट के नीचे सेम एलिमेंट ही लिखना, ठीक है। जैसे क्यूब के नीचे क्यूब वाला लिखना, तो यहाँ पे 3x³ है ना, तो आप इसको क्यूब वाले के नीचे लिखना। 5x² है तो स्क्वायर वाले के नीचे। 6x है, चलो -6x लिख दिया, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, साइन भी आपको लेना, तो ये -20। जस्ट आप इनको ऐड कर दो आप, ठीक है। तो जैसे सिंपली ऐड करते हैं ऐसे कर दो। तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 1 और 3 4 हो गए तो 4x³। 3 और 5 8 हो गए तो 8x²। 5 और 6, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो 5 में से 6 गए -x, ठीक है। -10 -20 -30 हो गए, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका नीचे है यही हमारा px + qx, तो ये जस्ट हम डायरेक्ट डिवाइड मतलब डायरेक्ट एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस होगा, सेम अप्रोच रहेगा, बट यहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट qx फ्रॉम px, ठीक है। तो qx को हमें माइनस करना है फ्रॉम px, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये वाला। तो देखो px को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, x³ + 2x² + 8x, ठीक है, ये हमारा px हो गया और हमें qx को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे लिख दिया। अब जैसा मैंने बताया सेम के नीचे सेम वाला, यहाँ पे 3x² है तो स्क्वायर के नीचे लिखना, ठीक है, +2x तो इसके नीचे। अब यहाँ पे एक नंबर है, अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो आप इसको अलग से लिख लो, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो भी गैप रह गया आप उसको 0 मान लो, ठीक है, ओके। यहाँ पे 0 मान लिया। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ओके। यही सेम अप्रोच आप एडिशन में भी ले सकते हो अगर आपके पास अलग अलग चीज़ें पे तो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे सबके साइन चेंज कर दोगे। लाइक यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है तो माइनस कर दिया, मतलब मान लो पॉजिटिव था माइनस कर दिया, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, साइन हमने बदल दिया। अब आपको इन साइन के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। तो यानी कि 1 - 0, तो ये 0 मतलब 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, तो यानी कि 1x³, ओके। नंबर को जस्ट आपको देखना होता है, x² तो आएगा ही, ठीक है। +2 -3, अब देखो +2, अब यहाँ पे +3 होगा ये, ठीक है, +2 + 3 यहाँ पे 5x³ हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखो 8 -2 करना है, ठीक है, 8 - 2 6x हो गया, ओके। अब क्योंकि 8 वाला बड़ा था इसलिए पॉजिटिव का साइन आ रहा है और ये -2 का -2 सॉरी +2 हो जाएगा क्योंकि साइन तो चेंज हुआ है ना,
ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, चलो ओके। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल वगैरह को, आपको इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखो जैसा आप अब तक करते आए जस्ट वही करना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा दिया। अब जैसे आप सोल्व करते हो ना कि पहले आप एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस अब आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे सबसे। ठीक है, ओके, प्लस 1। ठीक है, आपने इस 1 को लिखा, आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे सबसे। ठीक है, ओके, चलो अब अगला देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करके हम लिख के दिखा देंगे। चलो, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 प्लस इसको करेंगे तो 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अब एक्स को इससे करें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस इसको 1 से करेंगे तो यही पूरा सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब आपको सेम पावर वाले एक साइड करने हैं और बाकी लोगों को एक साइड करना है। ठीक है, तो एक्स की पावर यहाँ पे एक ही है तो एक्स की पावर 4 लिख लिया। क्यूब वाले कितने हैं, तो देखो 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इतने ही है तो ये प्लस 3x क्यूब होगा। 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, 1 और 2 यहाँ पे जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4x स्क्वायर। राइट, अब मैं देखो अंडरलाइन करने से ये फायदा होता है कि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से टर्म बचे हैं। अब देखो यहाँ पे अब एक्स वाले बचे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, तो प्लस 3x और लास्ट में 1 बचा तो 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो जस्ट आपको एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना था। पहले एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करो, देन फिर एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करो, देन आप 1 को सबसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट चलेगा। यही सेम करके हम आप बचपन से करते हैं, आपने 7th 8th क्लास में दुनिया भर की ऐसी चीज़ें करी है, एंड मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ करा होगा ये वाला। ठीक है, चलो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिवीजन आपने 9th क्लास में कहीं ना कहीं सीखा होगा पॉलिनोमियल्स का, बट मोस्ट प्रोबेबली आप भूल गए होगे। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो मैं हूँ बताने के लिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो डिवाइड पी एक्स बाई क्यू एक्स। ठीक है, तो अब हमें डिवाइड करना है पी एक्स को बाई क्यू एक्स, मतलब पी एक्स को आप ऊपर लिखोगे अपॉन में क्यू एक्स। ठीक है, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स करेंगे तो आप क्या करोगे, पहले जैसे हम डिवीजन में लिख करते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी ऊपर लिखा रहेगा आप उसको अंदर लिखोगे। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, क्यू एक्स को आप यहाँ पे अब बाहर लिखोगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो करेंगे कैसे, आपको एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स की पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से। आपने ये लिख दिया, आप इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स की पावर 4, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि क्यूब वाला कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब। ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सबके चार साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्यूब का साइन भी नेगेटिव हो गया तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है, अब माइनस एक्स क्यूब लाने का इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, सॉरी -1 नहीं, माइनस एक्स से। ठीक है, तो आप माइनस एक्स से करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तभी तो माइनस एक्स क्यूब आएगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स को जब आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस 1 को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स बनेगा। चलो लिख दिया। अगेन सबके साइन चेंज कर दो, इसको पॉजिटिव करा, इसको पॉजिटिव करा एंड इसको पॉजिटिव करा। ठीक है, चलो तो ये तो कट डाउन हो गया, और अगला देखते हैं। तो देखो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 3 और 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2। ठीक, बहुत अच्छे, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब देखो, अब हमें 2x स्क्वायर लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 से जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारे पास 2x स्क्वायर आएगा ना, तो +2 करा तो देखो मल्टीप्लाई करने पे ही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो डेफिनेटली यही चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है,
देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ये हो गया, कहीं मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दिया? ठीक है, सही है। चलो अब यहाँ पे हम साइन को कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया एंड ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया एंड 4 - 2 करेंगे तो आपके पास एंड में बचेगा 2x। तो 2x आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2x हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने डिवाइड कर दिया, और ये जो ऊपर वाला आया है ना, ये जो सर पे लिखा हुआ क्वेश्चन है जो, इसको ही हम कहेंगे ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वगैरह ये सब पता होना चाहिए, तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आराम से इसको समझो, देखो, लिखो, ठीक है, तभी आपको ये वाला आएगा। अगर आपको इस वाले में कोई भी डाउट हो तो बता देना, मैं इसके और क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए वो ध्यान दो, ठीक है। जब भी आप डिवीजन करते हो तो आप एक नंबर को बाहर लिखते हो, दूसरे नंबर को अंदर लिखते हो। जैसे 41 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 41 को अंदर लिखते हो, 3 को बाहर लिखते हो। देन आप इसको रिजोल्व करते हो तो कुछ ऊपर लिखते हो एंड कुछ आपका रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, बच जाता है, ठीक है। तो आप देखो, ये जो 41/3 आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, Q + R/D, ठीक है, Q + R/D। Q क्या होता है? क्वोशंट, क्वोशंट होता है ये जो ऊपर लिखा रहता है, प्लस ये जो 2 है, मतलब ये जो रिमाइंडर होता है इसको आप ऊपर लिखते हो, ठीक है। एंड ये जो D होता है इसको हम कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर इज नथिंग बट ये जो आप बाहर लिखते हो, ठीक है। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो आप Q + R/D वाली फॉर्म में लिखोगे। Q का मतलब क्वेश्चन यानी कि ऊपर वाला, R का मतलब रिमाइंडर जो कि बचा हुआ होगा, एंड D का मतलब जिससे आपने करा होगा, ठीक है। तो जस्ट आप अंदर वाले के अलावा बाकी सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूँगा कि आप इसको एज अ होमवर्क लो, ठीक है। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये हाईलाइटेड है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको सॉल्व करके आप अपना जवाब निकाल लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले QX को ओपन कर लेना है, मतलब इसका स्क्वायर खोल लेना, A² + B², ठीक है, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा, -2AB। तो 2AB करोगे तो 4x आएगा, ठीक है। ओके, आपको इसको कहीं ना कहीं डिवाइड करना होगा, तो देखो मैं को लिख के दिखा दिया। तो PX जो होता है उसको आप अंदर लिखोगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिख दिया। जो आपका QX आप इसको बाहर लिखोगे, ठीक है। एंड देन आप इसको डिवीजन आप करोगे, ठीक है। तो जो भी आपको ऊपर आएगा वही आपका आंसर होगा, आप मैच कर लेना, यही आएगा, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पता होनी चाहिए। इनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्मूथ होता है। स्मूथ ग्राफ मतलब एकदम करंट अच्छे फ्लो में चलता है, इनका कभी भी ऐसे तीखा ग्राफ नहीं होता, कभी भी इनमें शार्प कट वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। एकदम ऐसे मस्त एकदम चलते हैं ऐसे, मतलब बबली टाइप में, ठीक है। चलो, दे डू नॉट हैव एनी ब्रेक। तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब कट वट कहीं नहीं होगा। आप कभी भी ऐसे किसी ग्राफ को नहीं देखोगे जहाँ पे कट हो, ठीक है। पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे कभी भी कट वाला हो ही नहीं सकता। और इनके पास शार्प कॉर्नर नहीं होता, मतलब ऐसे तीखा कट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए तो है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें अच्छे से ग्राफ बना है, स्मूथ है, कोई भी शार्प कट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये भी हमारे यहाँ पे कोई भी मोड़ वोड़ नहीं है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जाती जाएगी जाती जाएगी, एंड कहीं ना कहीं ये भी हमारा पॉलिनोमियल का फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कट लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कट है, तो ये नहीं होगा, तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, ये नहीं है। एंड आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे तीखापन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो एज जिम यहाँ पे काफी तीखी है, ठीक है, काफी शार्प है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ठीक है। चलो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, या प्लीज आप कह सकते हो मॉड्यूल के पार्ट 2 का। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसी क्या वैल्यूज हो एक्स की जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। तो यही सेम कंसेप्ट हमने क्वाड्रेटिक में भी यूज़ किया था। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। बाकी आगे आने वाले मॉड्यूल में मैं इसके और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको बेटर क्लैरिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने आदत हो गई है वीक बोलने की। तो इसके साथ ही हमने मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको अभी कंफ्यूजन रह गया हो, लाइक डिवीजन वगैरह। तो जिस भी चीज़ में आपको लगे कि हाँ भैया इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी देने की जरूरत है या फिर और ज़्यादा समझाने की जरूरत है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अपने अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी साइड से कोशिश करी कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझा सकूँ, ठीक है। बाकी स्टिल अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड प्लीज़ हमें सोल्यूशन देना कि कैसे हम और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फॉर सपोर्टिंग अस इन आवर जर्नी, आप डोनेट कर सकते हो मनी। इस QR कोड को स्कैन करके आपको जो भी मनी, जो भी अमाउंट आपको सही लगे
भले वो 50 रुपये हो, 100 हो, 200 हो, 300, आपको जो भी अमाउंट सही लगे वो आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पे करोगे तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा एंड कहीं ना कहीं मेरे भी फाइनेंसेस होते हैं तो मेरे को भी मैनेज करना है। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ जो भी मनी आपको समझ आए वो प्लीज़ डोनेट कर देना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आद्या, निशांत ओजे एंड आशिमा मीना फॉर डोनेटिंग मनी एंड हेल्पिंग अस इन आवर जर्नी। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीकली समरी नहीं देखी है स्टैट्स की तो ये जाके देखो। ये देखने के बाद आप स्टैट्स की सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे एंड कहीं ना कहीं आपको अच्छे से प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वालिफायर का क्विज 1, क्विज 2 या फिर एंट्रम का। ठीक है, सेम मैं बात कहूँगा इंग्लिश 01 की वीकली समरी के लिए, तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी एट द एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे सारे नोट्स वगैरह, ये जो PDF मैंने अभी आपको पढ़ाया ये भी आपको वहीं पे अवेलेबल होगी एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पुराने नोट्स एंड जितनी भी एक्सक्लूसिव चीज़ें सारी वहीं पे मिलेगी। तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन के रूप में ये काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है एंड मन करता है और ज़्यादा मेहनत करने का और ज़्यादा काम करने का। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।